जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे होंगे। तो आइए आप सबके लिए आज इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वह डिग्री कोर्स हो या प्रतियोगिता परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और हर वर्ष और हर परीक्षा में यहां से, इस टॉपिक से एक न एक प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। मन में प्रश्न होगा कि आखिर किस टॉपिक पर आज परिचर्चा होगी जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और डिग्री कोर्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अंग्रेजी में इसे NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ नामक एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा पत्र जारी कर दिया। मतलब 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा पत्र जारी कर दिया। उसी सार्वभौम घोषणा पत्र के आलोक में भारत सरकार ने देश में देश के नागरिकों के, देश के मानवों के हितों की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, मानव के अधिकारों के संवर्धन करने के लिए 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को एक स्वायत्त मतलब स्वतंत्र और कानूनी संस्था का गठन किया। उस संस्था का नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से जानते हैं। मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। मतलब 6 अन्य सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं। और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वह सर्वोच्च न्यायालय के, सामान्यतः देखा गया है या अभी तक जो भी बने हैं, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश सेवा से हट गए होते हैं उन्हीं को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह या परामर्श पर किया जाता है। मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा उनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष
या 70 वर्ष की उम्र तक होता है। मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर या तो 5 वर्ष तक रह सकते हैं या 17 वर्ष की उम्र तक रह सकते हैं। इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए उसके अनुसार इनको अपने पद पर से हटना पड़ेगा। 5 वर्ष से पहले भी इनको हटाया जा सकता है, लेकिन हटाने के लिए इन पर दुराचार, अगर किसी गलत काम में इसके अध्यक्ष या कोई सदस्य संलिप्त पाए गए तो दुराचार के आरोप में इन्हें पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति मतलब न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जो सेवानिवृत्त हो गए थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका नाम है न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। मतलब एच.एल. दत्तू वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो दूसरे अध्यक्ष थे, याद रखेंगे, पहले और वर्तमान, पिछले 3-4 वर्षों से देखा जा रहा है कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में किसी भी संस्था के पहले और अंतिम अध्यक्ष के बारे में या वर्तमान अध्यक्ष के बारे में अब कम पूछा जाता है, अब दूसरे और तीसरे के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो दूसरे अध्यक्ष थे उनका नाम था न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचलैया। न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचलैया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दूसरे अध्यक्ष थे। न्यायमूर्ति J.S. वर्मा, न्यायमूर्ति J.S. वर्मा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तीसरे अध्यक्ष थे। और इसके चौथे अध्यक्ष न्यायमूर्ति A.S. आनंद थे। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अभी तक 2 व्यक्ति कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अभी तक 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। और तो इस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉक्टर शिवराज वी पाटिल, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉक्टर शिवराज बी पाटिल बने थे। और दूसरे कार्यवाहक जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था न्यायमूर्ति गोविंद प्रसाद माथुर। न्यायमूर्ति गोविंद प्रसाद माथुर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दूसरे कार्यवाहक अध्यक्ष थे। अब मन में प्रश्न होगा कि सर मानवाधिकार के बारे में तो जान लिए, लेकिन मानवाधिकार की परिभाषा क्या होगी? मानवाधिकार है क्या? मतलब मानवाधिकार की परिभाषा क्या होगी? तो साधारण बोलचाल की भाषा में मानव का अधिकार ही मानवाधिकार है। मानव का अधिकार ही मानवाधिकार है। मतलब मानवाधिकार की समुचित और सही परिभाषा क्या होगी? तो किसी भी देश में, किसी भी समाज में जाति, धर्म, लिंग, वंश, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाना। जाति, धर्म, लिंग, वंश इत्यादि के आधार पर किसी के साथ किसी भी तरीके से भेदभाव न किया जाना मानव अधिकार कहलाता है। मानवाधिकार की परिभाषा है। फिर आपके मन में एक नया प्रश्न होगा कि मानव अधिकार है कौन कौन? मानव का अधिकार कौन कौन है? तो आपको बता दें, मानव को तो अनेक सारे अधिकार हैं, लेकिन जो प्रमुख अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। मानव का जो प्रमुख अधिकार है, नंबर 1 में स्वतंत्रता का अधिकार है, जीने का अधिकार है, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार है, बोलने का अधिकार मतलब अभिव्यक्ति का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, काम प्राप्त करने का अधिकार, जीने का या जीवन का अधिकार मानव के प्रमुख अधिकार है। सम्मान का अधिकार, अपनी इच्छा से, मतलब अनुच्छेद 21 जो
हमारे चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाकर के भारतीय संविधान का टॉपिक देखेंगे तो हमें मिल जाएगा कि अनुच्छेद 21 में जितने भी अधिकार हैं वे सारे मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये सारे मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्न है, मानव अधिकार या मानवाधिकार आयोग क्या क्या कर सकता है, इनका क्या क्या काम है? तो मानवाधिकार आयोग का काम है मानव के हितों का संवर्धन करना, मानव के हितों की रक्षा करना। मानवाधिकार आयोग के पास यह अधिकार है कि यदि उसे पता चल जाए कि किसी जेल में कैदी के साथ वहां के जो जेलर है या जो स्थानीय प्रशासन है अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, तो मानवाधिकार आयोग को अधिकार है वह भारत के किसी भी जेल का दौरा कर सकता है। मानवाधिकार आयोग को दीवानी अधिकार ही प्राप्त है कि किसी को आर्थिक सजा भी दे सकता है यदि किसी को उसने सताया तो। और मानवाधिकार आयोग देश के विभिन्न हिस्सों से, भागों से जो अपना रिपोर्ट तैयार करती है मानव के बारे में, वह रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने सौंपते हैं। मतलब मानवाधिकार आयोग अपना रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट को संसद के पटल पर पेश करने का काम करते हैं। फिर आपके प्रश्न होगा, क्या मानवाधिकार आयोग की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई है, क्या अपने उद्देश्यों में वह सफल है? क्या मानवाधिकार आयोग अपने पूरे कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन कर रही है? तो मेरे अनुसार कहेंगे तो मैं कहूंगा नहीं, कि जिस उद्देश्य को लेकर मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 ईस्वी में किया गया, वह उस उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम नहीं है या नहीं कर पा रही है। इसके पीछे कई कारण है। पहला, इनके पास जांच तंत्र का अभाव है। जाके रिपोर्ट देख लेती है लेकिन अपना तरीका से यह जांच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जांच करने का अधिकार इनको नहीं दिया गया है, वो सीबीआई का काम है। दूसरा, कि पीड़ित व्यक्ति के समस्या को सुन लेते हैं लेकिन पीड़ित व्यक्ति के समस्या को न्याय नहीं दिला पाते हैं। अगर देखा जाए तो हम जम्मू कश्मीर की बात करें, आज से कुछ वर्ष पहले तो हमारे भारत के नौजवान पर, सेना पर अगर अलगाववादी पत्थर चलाते हैं तो वह मानवाधिकार का नजर नहीं पर दिखाई पड़ता है। लेकिन यदि हमारे देश के जवान किसी पत्थरबाज को पकड़कर अपने गाड़ी पर आगे बैठा देती है ताकि इसका दोस्त हम पर पत्थर न चलाए, तो वह मानवाधिकार आयोग को दिख जाता है। मतलब हमारे अनुसार कहा जाए तो पूर्णतः यह संस्था गलत है, इस पर किया जा रहा खर्च व्यर्थ है, क्योंकि यह वही जांच करती है, सरकार के पीछे रहकर काम करने वाली यह संस्था है। दिल्ली के निर्भया कांड को ही अब ले ले, तो निर्भया कांड जो सोची समझी रणनीति थी, सारा बात सही हो गया था, लेकिन फिर भी यह मंच पर आके खुले बोलने में सक्षम नहीं थे। मतलब यह केवल सिफारिश कर सकता है, इनके निर्णय को लागू करना न करना सरकार का काम है। उसके बाद इसके पास धन का अभाव है। इसमें जो सर्विस करते हैं सरकारी सेवक होते हैं, तो इस सरकार के अनुसार ही अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं। सरकार कहती है सही करो तो सही रिपोर्ट देती है, गलत तो गलत। मतलब सरकार के डायरेक्शन के अनुसार ही काम करती है। मतलब स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, लेकिन इसकी कमी है कि स्वतंत्र रहकर यह काम नहीं करती है। दूसरी इसकी एक और कमी है कि जो घटना 1 वर्ष पहले घट गया हो उसके बारे में जांच नहीं करता, तत्काल घटना की जांच करता है, और 1 वर्ष पुरानी घटना के बारे में अपना किसी प्रकार का रिपोर्ट नहीं देता है। और सबसे बड़ी बुराई है कि केंद्र सरकार के विरुद्ध अगर किसी प्रकार का मुकदमा आता है, बात आता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उस पर कोई सुनवाई या जांच पड़ताल करने का काम नहीं करती है। राष्ट्रीय
मानवाधिकार आयोग के आधार पर ही सभी राज्यों को अधिकार दिया गया कि आप भी अपने राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कर सकते हैं। तो राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर, राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर अपने अपने राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करते हैं। और एक नया छोटा सा टॉपिक है जो इससे जुड़ा हुआ है, मानव अधिकार परिषद क्या है। तो मानव अधिकार परिषद दुनिया में मतलब संसार में मानव के हित के संरक्षण और संवर्धन प्रदान करने वाली एक संस्था है। और मानव अधिकार परिषद का गठन संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा, यूएनओ द्वारा, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा 15 मार्च 2006 ईस्वी को किया गया। मानव अधिकार परिषद का गठन 15 मार्च 2006 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा किया गया। और इसमें कितने मेंबर है? तो 47 मेंबर है। तो यह मानवाधिकार परिषद। पुनः अगला नया टॉपिक लेकर हम लोग आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप में से जिस बच्चे को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।